नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आधी रात को ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके ही देश में उसके निवास से उठा लिया, जेल में डाल दिया। डिटेंशन सेंटर कह रहे हैं, है तो जेल ही, जेल में डाल दिया। लेकिन अमेरिका की ये साम्राज्यवादी नीति यहीं पर नहीं रुकी है, ये आताताई नीति यहीं नहीं रुकी। अब ट्रंप का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई और देशों पर उसकी गिद्ध दृष्टि है। कई और देशों में अपने हिसाब से वो सत्ताधीशों को बैठाना चाहता है जो उसके सेवक हों, उसके आदेश पर काम करें, उसके हुक्म की तामील करें। कुछ ऐसे बड़े बड़े देश में लोग बैठे हुए हैं जो रोज बेइज्जत होते हैं, रोज बेइज्जत होते हैं, लेकिन ट्रंप नहीं बोल पाते, ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसा ही वो तमाम छोटे छोटे लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देशों में भी चाहता है। वेनेजुएला कर दिया, लेकिन पड़ोस का एक राष्ट्रपति चौराहे पर खड़ा है, उसके साथ जनसैलाब है और उसकी सेना सीमा पर तैनात हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने उसको भी धमकी दी है। दो और राष्ट्रपतियों को ट्रंप उठाना चाहता है, जैसे उसने मादुरो को उठाया वेनेजुएला से। वैसे ही दो और देशों में वो वहां के जनादेश वाली सरकारों को या वहां के नेताओं को कुचलना चाहता है। ये खबर महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिहाज से, और अगर वेनेजुएला के बाद और देशों में भी ट्रंप ऐसे कदम उठाता है तो आप ये यकीन मान लीजिए कि दुनिया में कोई ना ऑर्डर रह जाएगा, जो वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल ऑर्डर ये कहते हैं ना, कोई ऑर्डर नहीं रह जाएगा। फिर एक ही आदमी का ऑर्डर होगा, वो उसके मनमानी का ऑर्डर होगा, वो उसके तानाशाही का ऑर्डर होगा, और वो दुनिया का तानाशाह बनने की दिशा में बढ़ चलेगा। और शुरुआत उसने कर दी है वेनेजुएला से। लाइए हेमंत जी को लेके आइए। स्वागत है हेमंत भाई। मैं आपको बस कुछ खबरें दिखाता हूं और आपके हवाले फिर मंच है। लाइए भैया, खबर दिखाइए पहले। मादुरो से भी बुरा हाल करेंगे, ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को दी खुली धमकी। मादुरो को और मादुरो की पत्नी को जब उठा लिया रात में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने, और वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को कमान संभालने का आदेश दिया। अब रोड्रिगेज को यह धमकी दे रहा है, क्योंकि रोड्रिगेज को मादुरो जो है शेरनी कहा करते थे, वेनेजुएला की शेरनी है। अब इस शेरनी को भी ट्रंप हटाने को तैयार है। खुली धमकी, मादुरो से बुरा हाल करेंगे, क्या है ये धमकी? अब इसको और क्या कहेंगे? इसको आरती उतारना तो कहेंगे नहीं। आगे बढ़िए, इसका दायरा देखिए कहां तक जा रहा है। अपनी जान बचाओ, मादुरो को अमेरिका लाने के बाद ट्रंप ने अब इस देश के राष्ट्रपति को दी सरेआम धमकी। आगे बढ़िए, मैं बताता हूं, आगे चलिए। वेनेजुएला पर एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की दो और देशों को धमकी, ऐसा ही हाल होगा, यानी वेनेजुएला जैसा हाल होगा। आगे बढ़िए। ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया ने सीमा पर भेजी सेना, सुबह 3 बजे आनंद फानन में बुलाई मीटिंग। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं पेट्रो। कोलंबिया को खुली धमकी है कि अब कोलंबिया अगली बारी, कोलंबिया की अगला नंबर कोलंबिया का है। कोलंबिया ने सेना अपने जो है बॉर्डर पर तैनात कर दी है। हालांकि बॉर्डर के रास्ते वेनेजुएला में नहीं आए थे, ऊपर से आए, ऊपर ऊपर ले चले। एक देश कोलंबिया, दूसरा क्यूबा, जिस क्यूबा की चर्चा हमने पहली बार की थी जब हम और हेमंत जी कार्यक्रम कर रहे थे इस वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद। दूसरा क्यूबा है, क्यूबा को जो है सीधी धमकी है। क्यूबा और कोलंबिया, अब इन दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उठाने की तैयारी में है ट्रंप। हेमंत भाई, अब कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर, कौन सा, अब तो वही आदमी सरवाइव करेगा अपने देश में
जो महामानव टाइप में, मतलब सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय होकर के और रोज बेइज्जती सहे, वही तो सरवाइव करेगा, और कौन सरवाइव करेगा? जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपको पिछले साल जब ट्रंप का इनॉग्रेशन हो रहा था और मैं आप लाइव शो कर रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी आशंकाएं हमने जताई थी कि इस महामानव के नेतृत्व में क्या होने वाला है इस देश के, दुनिया के अंदर। और वो सारी चीजें अब लगभग शुरू हो गई हैं, उनका अपना असर दिखा है। शुरू में इसने मागा के नाम पर, युद्ध ना करने के नाम पर, शांति के पीस के नाम पर 10-11 महीने तक अपनी दुकान चलाई। और फिर अपना असली जो करेक्टर इस व्यक्ति का है, सनकी का, वो करेक्टर अब सामने आ गया है। हकीकत में आशीष भाई, अगर आप इस व्यक्ति की अगर चाल चरित्र और चेहरा देखें, इसकी बातचीत करने का लहजा देखें, तो अमेरिका के अंदर 1899 में एक गैंगस्टर होता था बहुत भारी, जिसने शिकागो वगैरह पूरे पे बड़ा भारी कब्जा कर लिया था। उसका नाम था अल कपोन। गैंगस्टर था वो, बहुत ही कुख्यात। वो मर गया था जवान उम्र में, काफी उसकी सजा वजा हुई, काफी हुई, लेकिन बहुत बड़ा गैंगस्टर था। शिकागो पे लगभग कब्जा कर दिया सिंडिकेट के नाम पर और सारा। तो ये उसका अवतार, दूसरा रूप अमेरिका के अंदर इसको माना जाने लगा है। और बेसिकली जिस तरीके से ये बातचीत कर रहा है, जिस बड़े देशों के मुखिया जिस बड़े बिजनेस के लिए खतरनाक खेल खेलते हैं, ये उसने अपने हाथ में लाइव तरीके से ले लिया। और टीवी पे जिस बेहुदगी के साथ इसने कहा कि अब अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला को, और उसके बाद वो वहीं तक नहीं टिका। उसके बाद क्यूबा का आपने जिक्र किया, मेक्सिको का जिक्र किया, और कल रात को कोलंबिया का भी, कोलंबिया को भी बाजा जाना चाहिए वरना हम देख लेंगे। पूरे तरीके से धमकी पे ये व्यक्ति उतरा है। इतना आसान नहीं है कि जो इसने यहाँ पे वेनेजुएला में कर दिया ये बाकी सब जगह ऐसे ही कर दे, इतना आसान नहीं होता। वो व्यक्ति तमाम कारणों के चलते और उसके पूरे सिस्टम के अंदर कब्जा सीआईए का था, जिन्होंने उसको ऐसी प्रेसाइज सूचना दी, सारी की सारी इंटेलिजेंस दी, और वो कुछ घंटे के ऑपरेशन में ही उसको उठा ले गया अमेरिका। बाकी देशों में इतना आसान नहीं है जितना ये सोच रहे हैं। हाँ, गिदड़ बबकी के जरिए आप माहौल जरूर बनाए रख सकते हो, पूरी दुनिया में तनाव का माहौल। शुक्रवार को याद है ना, ईरान को चेतावनी दे रहा था, उससे पहले ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात कर चुका है। तो ये आदमी सनक गया है बेसिकली पूरे तरीके से, और सनका हुआ व्यक्ति कर क्या रहा है एक्चुअल में, वो देखना पड़ेगा आपको। अमेरिका में जो ये आदमी सपने दिखा के आया था, चाहे वो बेरोजगारी के थे, अर्थव्यवस्था के थे, टैरिफ से क्या क्रांति हो जाएगी, दुनिया भर की चीजें, उसमें किसी में, अमेरिका पे जो कर्जा डूबा हुआ, आकंठ कर्जे में अमेरिका डूबा हुआ है, उन सबको अपने तरीके से ये व्यक्ति जब नहीं वो छुपा पाया रहा। अब इसके ऊपर तलवार किसकी लटक रही थी? एप्स्टीन फाइल्स की। वो एप्स्टीन फाइल का आपने देखा 100% में से 1% से भी कम डॉक्यूमेंट रिलीज हुए अमेरिकन संसद के कानून के बावजूद, कांग्रेस के कानून के बाद। तो वो अवमानना का भी एक इसके ऊपर पेंडिंग आने वाले टाइम में हो सकता है। तो ये व्यक्ति एक खास तरह का माहौल बना रहा है कि मैं देश के कल्याण के लिए पूरे का पूरा युद्धरत हूं, जुटा पड़ा हूं। वेनेजुएला पे हमला करने से पहले इसने अमेरिकन कांग्रेस से परमिशन ली। क्या ये अपने दम पे कर सकता है? हर चीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर रहा है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। अब आपने देखा वेनेजुएला का धुआं, अभी जो बातचीत है वो बंद नहीं हुआ अभी तक। और कल फिर क्या किया इसने, मैंने फोटो भी भेजा उस जहाज को लैंड करते हुए का, कंट्रोल रूम को। 17A C-17A मालवाहक को बड़ी संख्या में हथियार कल यूरोप भेज दिए। सोचिएगा, सारे के सारे ऑपरेशन एक ध्यान का डाइवर्जन है और कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए। ट्रंप ने ये काम यूरोप और नाटो को धमकाने के लिए किया है। जो C-17 भेजा है ना, C-17A मालवाहक, इसमें और कुछ नहीं, धमकाने के लिए। क्यों? डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध किया, आपको भी पता है। स्पेन ऑलरेडी बगावती मूड में है, तो उन सब ये कल जहाज लैंड कर रहा है वहां पर, ठीक है। स्पेन ऑलरेडी बगावती मूड में है। तो अब ट्रंप ने क्या किया है, केंटकी में फोर्ट कैंपबेल एयरबेस से 17C C-17A विमान यूरोप भेजा, जिसे डेल्टा फोर्स के साथ वेनेजुएला भेजा गया था, यानी कि सबसे भारी मालवाहक जहाज है, उसमें सारे हथियार, सारे सिस्टम्स। फिलहाल जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये प्लेन जर्मनी के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इससे थोड़ी देर पहले ही एक और जहाज C-17A जर्मनी के रेमस्टीन बेस पे उतरा था। दो चले गए, यानी कि बेसिकली नाइट स्टॉकर्स रेजिमेंट और डेल्टा फोर्स, ये सारे का सारा एक अभियान के लिए किया गया था, ईरान के लिए। अब उसी को माहौल बनाने के लिए, अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए, पावर प्रोजेक्शन के लिए, और अपने मागा सपोर्टर्स को जोश में रखने के लिए, जैसे मोदी जी करते हैं ना अपने यहाँ, ये क्रांति वो क्रांति, पाकिस्तान पे सिंदूर फलाना, और फिर चुपके से वो। तो इसकी भी औकात बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं है।
इसका ये दांव लग गया इसके हाथ में, जैसे अंधे के हाथ में बटेर लगता है। वेनेजुएला में तमाम ऐसे कारणों के चलते, जो वहां की सत्ता की नाकामी थी, जो मादुरो पकड़े गए, और तमाम चीजें ऐसी थी कि कभी भी किसी देश में इतना सरल ऑपरेशन नहीं होता कभी भी कि 2 घंटे के अंदर आप राष्ट्रपति को उठा लाए। तो उस बंदे का कंप्लीट सिस्टम क्रैश कर चुका था, जिसका फायदा सीआईए ने उठाया अपने अंदाज के अंदर। ये सोचते हैं कि हम वेनेजुएला के बाद ट्रंप का भी, इसका क्यूबा का भी कर देंगे, मेक्सिको का भी कर देंगे, कोलंबिया का भी कर देंगे, ग्रीनलैंड भी कब्जा देंगे। ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और आज तक एक बात और याद रखिएगा, जिस भी देश के अंदर इतिहास में अमेरिका ने इस तरह की खेल किया है, जो भी किया है, उस देश के अंदर कितनी अस्थिरता आई है, और वो देश मतलब दर्जन कई कई साल पीछे चला गया, दशकों पीछे चला गया। कोई भी देश उठा के देख लीजिए आप। तो अमेरिका की ये स्टेटेड पॉलिसी है। यहां जो इन्होंने खेल किया था, वो जो हम चर्चा कर रहे थे, यहां जो खेल किया था, वो सारे का सारा अमेरिकन तेल कंपनियों के खेल हिसाब से किया था। तेल कब्जा लो। आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व के ऊपर कौन बैठा हुआ है? ट्रंप। अकेले 18% तो वेनेजुएला में है। पूरी दुनिया का 18% तेल तो वेनेजुएला के ऊपर है, अमेरिका के पास खुद है। तो ऐसी सूरत में जो एक गल्फ वगैरह पे डिपेंडेंस और सारी चीजें, और फिर ईरान का गला दबाने के चक्कर में, वो तो लगातार ही है पिछले 2 दशकों से तो है। ये व्यक्ति बेसिकली अमेरिकन साम्राज्यवाद का नग्न रूप है। कल एयरफोर्स 1 के अंदर इसने क्या क्या बातें कही, अगर आप उनको उठा के, और उस दिन जिस दिन ब्रीफिंग थी ये इसके वेनेजुएला के बाद, उस दिन तो सरेआम इसने ये कहा कि अमेरिकन कंपनियां तेल निकालेंगी, मुनाफा कमाएंगी, वी विल अर्न मिलियंस, वी विल अर्न, जैसे ये अमेरिकन तेल कंपनियों का रिप्रेजेंटेटिव हो। किसी राष्ट्राध्यक्ष की ये भाषा नहीं होती आशीष भाई। सरेआम नग्न रूप से साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा है, और वर्ल्ड की जो सो कॉल्ड पावर्स है, वो हाथ पे आधे बैठी, किसी के पल्ले ही कुछ नहीं। चाइना की हमेशा आदत क्या है? चाइना पहले वेट एंड वॉच करता है। दम कह दिया इनको कि भाई तुम उनको छोड़ो, ये करो, वापस करो। कोई एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं है, क्योंकि चाइना इसमें अवसर तलाश रहा है, आपदा में अवसर। जैसे इन्होंने ये किया, वो भाई भी धीरे से वियतनाम पे कर लेंगे, कौन रोकेगा? हर व्यक्ति अपने हिसाब से ताइवान पे करेगा, ताइवान नहीं, ताइवान पे ही मैं कह रहा हूं। चाइना जो है तुरंत जो है उधर वो खेल कर लेगा ताइवान के ऊपर। ये सारा जो गेम है, इस सारे को आप ये देखिए कि चाइना का कितना बड़ा नुकसान हुआ है वेनेजुएला के बाद। करीब करीब $100 अरब का नुकसान हुआ है चाइना को। उसमें से $20 अरब के आसपास तो ये जो अपने कच्चे तेल को निकालने में, संशोधित करने में, परिष्कृत करने में, बाकी बहुत बड़ी लोन की पाइपलाइन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा उनका वो इन्वेस्टमेंट थी, लोन दे रखा था बड़ा। तो वेनेजुएला के अंदर चाइना को $100 अरब के आसपास नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी उसने ज्यादा बियॉन्ड ए पॉइंट को नहीं किया, क्योंकि वो अपना खेल करने के चक्कर में कि वहां इन्होंने किया तो हम भी दाव कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कौन पूछेगा। उनकी लंबे समय से ये मांग थी, उनके दिमाग में चल रहा था कि हम ये करेंगे, ताइवान के अंदर कर लेंगे। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो सनकी राष्ट्राध्यक्ष है, ये पूरे वर्ल्ड की, जो आपने कहा ना वर्ल्ड ऑर्डर का तो डिसऑर्डर कर दिया इन्होंने, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो पीस और स्टेबिलिटी है, इस भाई साहब ने तो शपथ लेने से पहले ही कह दिया था ग्रीनलैंड को हम मिला लेंगे, याद होगा ना आपको। और फिर ग्रीनलैंड में जो अमेरिका की बेइज्जती हुई, वाइस प्रेसिडेंट को भी कोई मिलने नहीं आया वहां पर, देखा था ना आपने जिस तरीके के हालात। तो ओवरऑल इस व्यक्ति को किसी अमेरिका का दुनिया के अंदर क्या रहेगा नहीं रहेगा, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। कभी हथियार लॉबी को खुश करना है, कभी इनको करना है खुश, अपने पेट्रोलियम लॉबी को, कभी मैन्युफैक्चरिंग लॉबी के लिए लैटिन अमेरिकन देशों का गला दबाना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना की बजाय वहां हो जाए। ये सारे धंधे ही आदमी ब्रेजनली ओपनली कर रहा है। और ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हाल के सालों में आपने नहीं देखा होगा इस दुनिया के अंदर, कि जो चोरी भी करता है, सीना चोरी करता है, सरेआम कैमरे पर करता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। पूरे अमेरिका के अंदर कल कितने प्रदर्शन हुए, याद है ना आपको? न्यूयॉर्क से लेकर के हर जगह पे प्रदर्शन हुए। चूंकि इसकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनली अमेरिका के अंदर ग्रेजुअली अनटेनेबल होती जा रही थी एज ए राष्ट्रपति, तो ये इस तरह के खेलों में अब लग गया। पहले नोबेल पीस के लिए 6-7-8 महीने हाथ पैर मारे, जब नहीं मिला तो फिर इस रास्ते पर निकल लिए। कल तक पीस का मांग रहा था, अब बदमाशी का मांग रहा है। तो ही इज बिहेविंग, नॉट बिहेविंग एज ए प्रेसिडेंट, ही इज बिहेविंग एज ए गैंगस्टर। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक चीज है। और सबसे चिंता की बात आशीष भाई क्या है, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, कि सुरक्षा परिषद की जो गत बन गई वो और भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब आपने देखा लगातार इजराइल वाले मामले में, गजा वाले मामले में, हर उसमें ईरान के ऊपर जिस तरीके से थे, कुछ पल्ले ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं वहां पे। तो यहां तो ये है कि आपके अंदर दम है, आप पड़ोसी को कूट के जो मर्जी आए कर दो। ये जो चीज है,
ये अनार्की की तरफ आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये अनार्की, ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा सवाल नहीं, इसको एक ऑप्टिक्स क्रिएट करनी थी। ठीक, ऑप्टिक्स कर दी भक्तों के लिए। देखो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा रहे हो, ठीक, एक तीर से कई शिकार की। बाकी विरोधियों को डराने के लिए, क्यूबा, मैक्सिको के लिए, इवन जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है, महिला को धमकी दे रहा है ये आदमी, कह रहे या तो हमारी बात मान जाओ नहीं तो इससे ही बुरा हाल करेंगे। बताइए, उसके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं है अभी तक। वो तो राष्ट्रपति कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी है भाई, उसके पीछे। तो समझिए क्या कर रहे हैं ये अपने मागा सपोर्टर्स को चौड़ा होने का एक रास्ता दे रहे हैं। एक जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको मुनाफे का एक बहुत बड़ा इसने लॉलीपॉप का पूरा भंडारी दे दिया। ठीक, उनको वो वहां एडजस्ट हो गया, अब वहां से मोटा चंदा लेगा, जो मर्जी आए करेगा। जब से राष्ट्रपति बढ़ा है 11 महीने में इस आदमी के परिवार की जो वर्थ है आपने देखा कितनी गुना बढ़ गई। और सरेआम करता है, कहीं वो लुका छिपी नहीं। कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है उस जहाज मांग लेता है, उस जहाज मांग लेता है कैमरे पे, कोई समस्या नहीं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कह दिया था व्हाइट हाउस में कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कभी सुना है आपने? बिल्कुल लूज कैनन की तरह। और जो अपनी नाकामियों को छुपाने का इसका गेम है वो अमेरिका में लंबा चल पाएगा। आपने देखा ना, एक मेयर ममदानी ने जिस तरीके से फोन उठाया ट्रंप को सुना दी, तो वहां पर एक वो परिस्थिति भी है, लोग सड़कों पर उतरे, वो परिस्थिति भी है। वरना तो कोई भी ना समझ आदमी क्या समझेगा कि आपके देश ने पड़ोसी के ऊपर इतना बड़ा कब्जा कर लिया, सारे तेल संसाधन आपके पास आ गए, तो चौड़ा हो जाएगा। तो वो जो उनके भक्त है वहां पर मागा वाले, वो तो खुश है। लेकिन ओवरऑल अमेरिकन जो आमतौर पे है उसको ये लगता है कि यार ये कर क्या रहा है, हमारी छवि क्या रह जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। हम तो एनक्रोचर के तौर पर हो गए, इन्वेडर के तौर पर हो गए, सरेआम हो गए, कोई रीजन नहीं था। 4 दिन पहले है आप उस व्यक्ति से फोन पे बात कर रहे थे, उसने कहा सम्मान, उस पर सम्मान के साथ बात की जाए तो हम बात करने को तैयार। पेट्रोलियम लॉबी को लगा यार कहीं इनका आपस में बातचीत हो जाए, तुम रह जाओगे, उन्होंने धीरे से करवा दिया। तो ये एक कोई बहुत डिप्लोमेसी का कोई बहुत एटिकेट्स नहीं है, ये विशुद्ध तौर पर एक अतिक्रमण है पड़ोसी देश की सीमाओं का, सॉवरेंटी का, संप्रभुता का। और इसका आज की तारीख में आपको कुछ ना दिखे, लेकिन अमेरिका की जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर स्टैंडिंग है वो निश्चित तौर पर इस पर इंपैक्ट जाएगा। ट्रंप को इस बात से कोई मतलब नहीं, उसके उसके पोषकों के, उसके फाइनेंसरों के, उनके इंटरेस्ट इंटैक्ट रहने चाहिए। बाकी ट्रंप को ना किसी और चीज की परवाह है, उसकी कुर्सी सलामत रहे, उसको एक टर्म और मिल जाए, संविधान जाए बाढ़ में। वो आदमी इस रास्ते पे निकल चुका है। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस उस ऐसे रास्ते कई लोग निकल चुके हैं हेमंत भाई, कई लोग जी कि अपनी कुर्सी रहे, संविधान भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, ऐसे कई लोग। बस थोड़ा थोड़ा सा मतलब अल्टीमेट गोल, कई ऐसे लोग हैं जिनका अल्टीमेट गोल एक ही है, कहते ना लक्ष्य एक है, बस मार्ग अलग अलग है। तो अलग अलग मार्ग कुछ है कि विदेश में विदेश को हड़का करके दूसरे देशों को हड़का करके अपने भक्तों को खुश करते हैं, कुछ अपने ही देश में हड़का करके अपने भक्तों को खुश करते हैं। वो विदेश वालों को हड़काने को उनके भीतर नहीं उतना हिम्मत है, मानता है, कलेजा नहीं है, तो कुछ अपने ही देश में हड़का लेते हैं, हड़का के खुश रखो। कुछ अपने अतीत का गौरव बखान करके जो है अपने दादा बाबा का अतीत बखान करके भक्त को खुश करते हैं, कुछ अपने दादा बाबा को गरिया करके भक्त को खुश करते हैं। ऐसे ही है। ये एक साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत संकट का काल है, ये दुनिया का संकट का काल है। मैं बहुत ज्यादा इस सबको जानता नहीं और मानता भी नहीं, लेकिन अगर कलयुग है चल रहा, तो ये कलयुग का शायद वो आखिरी दौर है, जिसके बाद प्रलय आ जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा और सृष्टि का फिर से निर्माण होगा। क्योंकि इसके बाद इतने पे हो भी जाना चाहिए, इतने पे हो जाना चाहिए, फिर मानवता को तिल तिल मरने से अच्छा है एक के बार में जो है प्रलय आवे और फिर से नवनिर्माण हो। खैर, इस दौर में भी कुछ हिम्मती लोग हैं। जरा एक क्लिप लाइए, प्ले कर दीजिए विजुअल। Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba. ये भाषा नहीं समझ में आएगी, हटा दो। ये
वही पेट्रो हैं, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। क्या कहा है, मैं उसका हिंदी बता दूं संक्षेप में। अगर मुझे, ये सीधा ट्रंप को चुनौती दिया है, अगर मुझे जेल में डालना चाहते हो तो कोशिश करके देखो, अगर मुझे नारंगी यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हो तो वो भी करके देख लो। वो नारंगी यूनिफॉर्म पहनाते हैं ना सब जेल में डालने, तो अगर नारंगी यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हो तो वो भी करके देख लो। कोलंबिया की जनता सड़कों पर उतर कर मेरा बचाव करेगी। ये सड़क पर खड़ा होकर, चौराहे पर खड़ा होकर के उस धमकी का जवाब दे रहा है। मैं इसलिए क्लिप दिखाया कि एक धमकी का तो जवाब दे रहा है ना। छोटा सा देश है वो, देश जो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया जो है पास्कोबार के चक्कर में बदनाम है, एस्कोबार, पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार इसी कोलंबिया में उसकी जड़े गहरे तक हैं, बहुत गहरे जड़े हैं। तो पाब्लो एस्कोबार के चक्कर में जो बदनाम देश है छोटा सा, उस देश का राष्ट्रपति धमकी का जवाब ऐसे दे रहा है। बाकी दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े देशों के प्रमुख हैं, उनकी छाती होती भी काफी चौड़ी जानकारी मिली है कि है, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुलती है बुंद भाई। आशीष भाई, ये तो वही बात है कि आप हो क्या और आपका प्रचार क्या है। एक चीज तो माननी पड़ेगी, देश ग्रीनलैंड ने जिस तरीके का दम दिखाया था, आपने सोचा था कभी? जिस देश को कब्जा करने की बात करी, उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ कहीं आने की जरूरत नहीं है। अपने वाइस प्रेसिडेंट गए थे, आपको ध्यान हो, मैंने आपने स्पेशल शो किया था, और वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अपने बेस पे जाइए और वहां से निकलिए। कोई आदमी रिसीव करने भी नहीं गया, और बाकायदा ऑफिस ऑर्डर जारी किया। तो ये बड़ी चीजें हैं ये। आप ट्रंप की हालत देखिए, आप वेनेजुएला पे आरोप लगा रहा है कि उसने हमारे यहाँ ड्रग्स बेची, ये बेचा, वो बेचा। हकीकत क्या है? दोहरी नीति है ये। इस आदमी का दोगलापन देखिए आप। अमेरिका में 400 टन कोकीन तस्करी किसने की थी? होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति ने। 45 साल की जेल हुई थी अभी 2020 के अंदर, उसको माफी दे दी। 400 टन कोकीन की तस्करी का आरोप था, 45 साल की सजा हुई थी, उसको 2 दिन पहले माफी दी, और वेनेजुएला पे अटैक करने चल पड़ा। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? तो इस व्यक्ति का जो ओवरऑल विजन है, समस्या क्या है कि सामने वाले बेचारे कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। वेनेजुएला वाला तो पता नहीं किन परिस्थितियों में इस तरीके से, तो ब्लाइंड सरेंडर से भी बुरी चीज है जो वेनेजुएला के अंदर हुआ। क्योंकि किसी भी देश के अंदर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप राष्ट्रपति को उठा ले जाओ और अमेरिका ही घोषणा करे, वहां पर कुछ भी ना हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि किस तरीके से CIA उसके पूरे सिस्टम को कैप्चर कर चुका था, पूरे के पूरे सिस्टम को। यहाँ बाकी जो लोग हैं वो इतना जल्दी दबाव में, क्यूबा के राष्ट्रपति का कल हमने दिखाया था किस तरीके से अमेरिकन एम्बेसी के सामने सरेआम वो बोल रहे थे। तो ये देश बेसिकली, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो और चाहे बाकी पड़ोसी हो, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप जैसे सिरफिरे से साधारण तरीके से आप नहीं लड़ पाओगे। असाधारण परिस्थितियों को असाधारण तरीके से लड़ा जाता है, और इसको सबक सिखाना पड़ेगा, और अकेला कोई सबक सिखाने की स्थिति में नहीं। तो वैसी सूरत में सबको एक मजबूत रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट को टेक ओवर किया, एक महिला को एयरफोर्स वन में बैठ करके उसको इस तरह की धमकियां दे रहा है, दुनिया के हर देश को धमकी दे रहा है। सोचिए, भारत का भी सम्मान कर दिया, उस पर करेंगे बात किस टाइम, भारत का भी बड़ा सम्मान किया। तो ये व्यक्ति दुनिया का, हिटलर को तो बहुत पीछे छोड़ दिया इसने, बहुत आगे चला गया ये तो मतलब कुछ भी किसी भी देश के साथ कुछ भी कर दे, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अमेरिकन संसद से पूछे बिना पूरे का पूरा ही ऑपरेशन कर दिया, कोई जवाब दे ही नहीं। अमेरिकी संसद देख रही है। तो वहां के इंस्टीट्यूशंस भी गंभीर दबाव में है, ये बात मान के चलिएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी, वो कितने दिन बची रहेंगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि भाई के अभी 3 साल बचे हुए हैं। किन परिस्थितियों में ये देश को ले जा रहा है, किस परिस्थितियों में दुनिया को ले जा रहा है, ये अपने आप में यशस्वी जी बहुत गंभीर चिंता की बात है। ग्रीनलैंड से लेकर के तमाम देशों को इस तरह की धमकियां देना, और आप देखिए ना, गजा के अंदर जहां लाखों लोग इस तरीके से मार दिए गए, वहां पर एक पूरे का पूरा अपना रियल एस्टेट का पूरा कॉर्पोरेट का बढ़ाने जा रहा है नेतन्याहू के साथ मिलकर के। कोई चेक करने वाला नहीं, कोई बैलेंसिंग नहीं, जो मर्जी आए कर दो। तो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत गंभीर मंत्रणा का विषय, गंभीर सोच का विषय है कि इस सनकी से कैसे पार पाएंगे। वरना वही बात है, नंबर सबका आ जाएगा देर से, आज इनका है कल किसी और का आ जाएगा।
आज ना कर पाए, धमकियों से काम चला ले, अपने बिजनेस में इंटरेस्ट, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स उनको आगे बढ़ा ले, लेकिन कौन जाने कब किस पे क्या स्थिति बन जाए। जो ये वेनेजुएला वाली बात हुई, ये कब क्यूबा की तरफ तो इसकी औकात नहीं है उतना ये कर पाए, लेकिन धमकीबाजी करके दुनिया का माहौल तो अस्थिर रखेगा ही ना। वो एक अपने हाँ आप में बड़ी चिंता की बात। नहीं, और ऐसे ऐसे लोगों का पता भी नहीं है भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी सेना, अमेरिका की सेना ताकतवर है, तमाम जो है टेक्नोलॉजी से लैस है, उसके पास जो है दुनिया भर का कमांडोज और हेन तेन बहुत तगड़े प्रशिक्षण के दौर से गुजरते हैं। तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है। जब सनकी आदमी रहता है तो उसका इस्तेमाल करता रहता है अपने हिसाब से, क्योंकि उसको कुल मिला के कुर्सी बचानी है अपनी। 3 साल अभी है, ये 3 साल दुनिया के लिए कैसा होगा ये सोचना होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो 11 साल बिता चुके हैं। तो इसलिए 3 साल को हम ज्यादा कि 3 साल कैसे कटेगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।